गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण सिंह वेलकम करता हूं आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से अच्छे कंटेंट को बहुत इजीली इससे हमारे इस चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा ले सकें। तो आज हम लोग सीनेट एग्जाम के जो एंट्रेंस एग्जाम है हमारा, उसके फिजिक्स के सेकेंड पार्ट को, जो कि हमारा मोशन इन अ प्लेन है, उसको आज कवर करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और आगे जो हमारे आने वाला एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम उनको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, उसको पहले एक बार देख लेते हैं। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पे डिस्कस करने से पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। मोशन इन अ प्लेन एक्चुअल में होता क्या है? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है एकदम रोड पे जा रहा है, वो कैसा जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले एक्स पे गया, फिर किस पे गया? वाई पे गया, यानी एक्स और वाई दोनों पे चल रहा है, वो एक प्लेन में चल रहा है। एक्स और वाई दोनों ने क्या बनाया? एक प्लेन बनाया। तो अगर कोई बॉडी प्लेन में जा रही है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन में पार्टिकल का जो मोशन होता है, इसमें 2 से 3 जो टर्म है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है इस तरह से, तो जो बॉल हमारी यहां से स्टार्ट होती है और इसका जो मोशन होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है। तो दो ये यहां से ये जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मान लिया हमने, जो बॉल है हमारा वो हिट हुआ, वो कितना एंगल पे हिट हुआ? थीटा एंगल पे। और इस वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में, यानी 2 पार्ट्स में क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 2 घटकों में हमने इसको क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा आ जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल में आ जाएगा u sin थीटा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, शुरुआती जो हमारी स्पीड होती है उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है? इसने मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लिया। सबसे ज्यादा अधिकतम जो ऊंचाई इसने तय की वो कहां पे ऊंचाई तय की है? एच पे। और जो मैक्सिमम रेंज है, सबसे ज्यादा इसने क्षैतिज, जो यहां से यहां तक की जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज इसने दूरी तय की है, वो हमारी रेंज हो जाएगी, वो इसने यहां तक कवर की है। तो इसमें 2 से 3 टर्म है, उनको हमें देखना है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, कोई पिंड जो है यहां से छूटा और यहां से यहां तक आया, तो उसको टाइम कितना लगेगा फिर से जमीन तक आने में? तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका एक फॉर्मूला साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। टाइम ऑफ फ्लाइट का t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है ना बच्चों? 2u sin थीटा अपॉन g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे sin थीटा क्या है? sin थीटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊंचाई तक ले जाने के लिए कौन सा घटक हमारा रिस्पॉन्सिबल करेगा? 2u sin थीटा अपॉन g। इसके बाद जो हमारा दूसरा टर्म आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट या फिर हाइट जो है, जो टोटल हाइट तक जाएगा, वो हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। जो दूसरा फॉर्मूला आएगा इसमें, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको कितना थीटा कितना होना चाहिए? 45, यानी 45 डिग्री का अगर हम एंगल लेंगे तो यहां पर देखो u स्क्वायर साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा? 45, और 45 अपॉन कितना हो जाएगा? g। और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा? 90 आएगा। यानी जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी, मैक्सिमम हाइट जो होगी हमारी, ये क्या है? हमारी हाइट। तो हाइट जो हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर साइन 90 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? g हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 हमारा कितना होता है? साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1। तो हाइट जो मैक्सिमम, अधिकतम जो ऊंचाई है कोई पिंड तय करेगा, वो हमारा कितना हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा बच्चों।
इसके बाद हम लोग रेंज देखते हैं। एक नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा रेंज का। जो रेंज है हमारी आर, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस बार 2 थीटा नहीं है, इस बार कितना है स्क्वायर है, तो स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास जी। तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, रेंज का, हाइट का और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसमें 2-3 टर्म हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड में हमारे हो जाने हैं। जब कोई पार्टिकल इस तरह से ऊंचाई पे जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो बॉल हमेशा किधर की तरफ आने की कोशिश करती है, डाउनवर्ड। यानी जो एक्सेलरेशन हमारा स्मॉल जी है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण है हमारा, जो गुरुत्वीय त्वरण है, तो किधर की तरफ वर्क करता है, गुरुत्वीय त्वरण किधर की तरफ वर्क करेगा हमेशा, जैसे ये पेन है हमेशा किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किधर की तरफ वर्क करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ वर्क करेगा। दूसरा इसमें एक्सेलरेशन जो रहता है हमारा, एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, ये भी प्रोजेक्टाइल में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये भी हमारे पास स्थिर रहता है। तो ये 2 से 3 टर्म हमें और याद रखने हैं, बाकी हम क्वेश्चंस में एक साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बेटा आता है, इसको देखो। पहला क्वेश्चन आता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन अ प्लेन। कोई भी बॉडी, जब कोई वस्तु एक तल में गति करती है तब क्या कहा जाता है, तल में मतलब कैसे, तल कैसे बनेगा, एक्स और बाई, मतलब एक्स साइड में चले और थोड़ा सा बाई में चले, तभी तो ये तल बनेगा इस तरह का। तो तल में तभी कोई वस्तु गति कर सकती है जहां पर क्या होना चाहिए, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। जब कैसी गति होनी चाहिए, क्षैतिज गति भी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल गति होनी चाहिए, और कैसी गति होनी चाहिए, वर्टिकल। तो ऑप्शन हमारे पास जो आ जाएगा वो सी एकदम बेटा सही हो जाएगा कि मोशन इन अ प्लेन में अगर कोई 2 डायमेंशन में यानी तल में गति करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हमें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज भी चलना पड़ेगा और कैसा चलना पड़ेगा, वर्टिकल भी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रक्षेप गति किसका उदाहरण है। ठीक है, लीनियर मोशन का, रेखीय गति का, वृत्तीय गति का, द्विमीय गति का, या फिर एक विमीय गति का, मतलब 2 डायमेंशनल या फिर 1 डायमेंशनल। तो ये जो हमारा है किस तरह से गति ये करता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किसका उदाहरण है, एक्स और वाई। ये 2 डायमेंशन में जब मूव करेगा, यानी 2 दिशाओं में 2 विमीय गति जब करेगा कोई पिंड एक्स और वाई में, तभी ये कैसा जाएगा हमारा, तभी मोशन इन अ प्लेन में माना जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन, प्रक्षेप गति द्वारा अनुसरण किया गया पथ कौन सा होता है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई क्रिकेटर किसी बॉल को ऐसे हिट करता है तो बॉल का मोशन किस तरह से होता है, ये देखो यहां से थीटा एंगल के साथ, या किसी मिसाइल को प्रोजेक्ट किया गया, प्रक्षेप किया गया थीटा डिग्री के साथ, तो ये किस तरह की गति को फॉलो करेगा, किस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह के पाथ को फॉलो करता है। और ये जो पाथ है आपने पढ़ा होगा, ये किस तरह का पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, कौन सा हमारा है, परवलयाकार ये पाथ है, कौन सा है, पैराबोलिक पाथ। अब इसमें देखो स्ट्रेट लाइन मोशन सीधी गति में, ये तो कौन सा हो गया, केवल एक्स एक्सिस के लिए हो गया। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, ये किसके लिए हो गया, जब कोई पार्टिकल मतलब अर्थ जो है सन के अराउंड कैसी गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। लास्ट जो हमारा आता है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल किस तरह का शेप होता है, ये जो शेप है, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो अर्थ है हमारी वो इलिप्टिकल शेप पे ही क्या कर रही है, गति कर रही है, मतलब कभी सर के पास आ जाती है और कभी सन से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, गर्मियां और सर्दियां होती है, जब सन क्या होगा, पास में आ जाएगा तो क्या स्टार्ट हो जाता है, सर्दियां, और जब दूर में चला जाएगा तो क्या स्टार्ट हो जाती है, गर्मियां स्टार्ट हो जाती। तो ये इलिप्टिकल मोशन हो गया, ये हमारा सर्कुलर, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, सरल रेखीय गति इसको बोलते हैं। तो पिछला वाला जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्षेप गति की पथ की चोटी पर वेग का उद्धव घटक क्या होता है, द एट द टॉप ऑफ अ प्रोजेक्टाइल्स पाथ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज। अब यहां से देखो बेटा, ऐसे प्रक्षेप गति को ना भी हम ले, अगर एक एग्जांपल ले, से बॉल को हमने लिया और ऐसे ऊपर की तरफ उछाल दिया, मान लो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये बॉल को मैंने उछाला और यहां तक पहुंच गई,
तो बॉल क्या जाएगी, एक दूरी तक जाएगी, मतलब 10 मीटर तक गई, 20 मीटर तक गई, 30 मीटर तक गई। तो एक दूरी तय करने के बाद बॉल क्या कर जाती होगी, रुक जाती होगी। बॉल क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। तो यानी यहां से अगर हमने किसी v वेलोसिटी के साथ, v गति के साथ इसको ऊपर की तरफ भेजा है, तो ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी इस पे क्या लगता है, तभी ग्रेविटी, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ग्रेविटी हमेशा किधर की तरफ वर्क करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी तभी बॉल क्या होगी, 10 सेंटीमीटर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो क्योंकि वेलोसिटी क्या हो चुकी है, ऊपर जीरो हो चुकी है, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण किधर की तरफ वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ। तो बॉल किधर की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ। तो कौन सा कंपोनेंट जो है हमारा एट द टॉप, टॉप पे जाने के बाद कौन सा कंपोनेंट हमारा जो हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एट द टॉप ऑफ अ प्रोजेक्टाइल्स पाथ द वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल की तरफ कौन लेके जाता है हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को, ये हो गया हमारा u cos थीटा, और ये हो गया हमारा u sin थीटा। तो ये u sin थीटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होना चाहिए। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास शून्य हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा। u cos थीटा ही डिसाइड करता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई पार्टिकल कितनी दूरी तक जाएगा, कितनी दूरी तक जाएगा ये कौन तय करेगा, u cos थीटा। और कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, u sin थीटा। तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है और जो क्षैतिज u cos थीटा, ये दोनों अलग अलग दिशाओं को निर्धारित करते हैं, जिसमें u sin थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल के लिए, और u cos थीटा किसके लिए, हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा इंक्रीज कर जाता है, cos थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या पूछा गया, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। जब प्रक्षेपण कोण होता है तब प्रक्षेप की रेंज अधिकतम होती है। तो इसमें बेटा हम लोग के पास रेंज का फॉर्मूला क्या है, u r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए ताकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। तो 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड्स ऑन। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, u cos थीटा और u sin थीटा दोनों ही वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब टाइम हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कंपोनेंट में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि यहां तक डायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगा होगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और कौन सी वेक्टर। तो स्केलर यानी जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर अदिश राशियां, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशियां। तो अदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिनमें केवल और केवल क्या होता है, माप होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें क्या होता है, मापन यानी मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन प्लस दिशा, दोनों चीजें होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो इनमें पूछा गया है, इनमें से सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो स्पीड क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास क्या हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या राइट ऑप्शन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कहां पे पहले थे और कहां पे आप पहुंच गए। सपोज दैट आप यहां पे थे, यहां से पहले इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट गया, कोई बॉडी इस डायरेक्शन में गई, इस दिशा में गई, इसके बाद यहां पे गई। तो यहां से रेफरेंस पॉइंट यानी शुरुआत आपने कहां से करी थी और आप आखिरी
कहां पे आपने लाई किया, आप कहां पे पहुंच गए हैं, तो उन दोनों के मिलाने वाली रेखा जो है वो हमारी किसको प्रदर्शित करती है, वो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को। तो विस्थापन जो होगा वो दिशा से ही निर्धारित किया जाता है, इसीलिए विस्थापन हमारा कैसे क्वांटिटी हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या कांस्टेंट रहेगा, हमने बेटा डिस्कस किया था एक्सीलरेशन और हमारे पास प्लस यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, एक ही बात, और दूसरा यू कॉस थीटा जो क्षैतिज कंपोनेंट होगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो दोनों चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, स्थिर रहती हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति के दौरान। तो हॉरिजॉन्टल हमारा जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वर्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0। तो कांस्टेंट मोशन जो है हमारा किसमें रहेगा, वो यू कॉस थीटा, यानी ये दोनों कंपोनेंट रहेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0, ये तो ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता। टोटल वेलोसिटी जो होगा हमारा 0 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। वर्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 इसको मान सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अगर 0 होगी तो हमारा हॉरिजॉन्टल ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट इज अचीव्ड व्हेन। जब हम लोग हमें कब मैक्सिमम हाइट मिलती है, जब हम लोग के पास क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड, एक्सेलरेशन और त्वरण। तो हमें जो होगा मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी। तो यानी साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, उधर वेलोसिटी है जो मैक्सिमम हो जाएगी, तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मैक्सिमम हाइट क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। इनमें से क्या हमारे पास कांस्टेंट रहता है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन यानी त्वरण जो है हमारे पास u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम सिंपल सा एक्सेलरेशन बोले तो दोनों चीजें ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप जो गति होती है उसके दौरान क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। तो 2u sin थीटा अपॉन g, इसमें ऑब्लिक नहीं लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या ड्राइव किया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट हमें कब मिलेगी, जब थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और 45 पे साइन कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, और 2 इंटू 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 और साइन 90 अपॉन जी, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी हमारी यू स्क्वायर अपॉन कितनी हो जाएगी, जी हो जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। इस तरह से मैक्सिमम हाइट हमारे पास कौन सी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा पहला आ जाएगा, इसमें ऑब्लिक यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये ऑब्लिक की जगह 2 हो गया, ये स्क्वायर है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वैसे मैंने इसको यहाँ पर लिख भी दिया है और यहां से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किन कंडीशंस में हमारे पास मैक्सिमम हाइट हमको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी वेक्टर मतलब जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल चलेगा, यू वेलोसिटी जो है हमारी, तो उसमें क्या इसके पास होगा, तो इसमें बेटा इसके पास दोनों चीजें होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा।
मतलब ऐसा तो नहीं ना कि यहां से यहां तक पार्टिकल चला आया तो इसकी वेलोसिटी या फिर इसका गति जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसकी स्पीड भी क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। पहले 10 होगी, 20 होगी, फिर 30 होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड है इसमें। और ऊपर की भी तरफ पार्टिकल जब जा रहा है तो इसकी जैसे जैसे ऊंचाई पकड़ता जाएगा वैसे वैसे गति क्या होती चली जाएगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तब भी इसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, बढ़ेगा। तो दोनों में दिशाएं भी हैं और मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी वेक्टर में हमारे पास दोनों चीजें हो जाएंगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्स, केंद्रीय त्वरण किस दिशा में कार्य करता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले एक टब लीजिए, आप उसमें वाटर को फिल कीजिए और उसको ऐसे रोटेट कराइए, ठीक है, या फिर ऐसे रोटेट ना करा के आप ऐसे रोटेट कराएंगे, किसी भी दिशा में आप रोटेट कराएंगे, ऐसे कराएंगे तो और ज्यादा अच्छे से लगेगा, थोड़ा स्पीड में इस तरह से कराएंगे तो आप कुछ देर बाद अगर हम टब को देखेंगे, जो आपने जो भी कंटेनर लिया है तो उसमें वाटर क्या करेगा, इस तरह से सर्कुलर मूव कर रहा होगा। तो यानी इस तरह का जब कोई वाटर मूव करता है तो हमेशा किस तरह की तरफ फोर्स लगाता है, इनवर्ट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, जो अंदर की तरफ लगता है। जैसे आप एक धागे में एक पत्थर को बांधिए, ऐसे रोटेट कराइए, जैसे छूट जाएगा तो आपकी उंगली में आकर के लिपट जाता होगा, तो इसका मतलब उस पर बल किस दिशा में लग रहा था, अंदर की तरफ लग रहा था, इसीलिए स्टोन किधर की तरफ आकर के लिपट जाएगा, आपका उंगली में अंदर की तरफ आके लिपट जाएगा। इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स किधर की तरफ वर्क करता है, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर है उसकी दिशा में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। आप मेले में जाते होंगे, झूला एकदम ऊपर वाला नीचे आने जाने वाला ऐसे झूला होगा आप लोगों ने, तो उसकी जो गति होती है एक समान वृत्तीय गति वही होती है हमारी। तो जिसमें क्या होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी तो चेंज, जैसे आप जिस उसमें बॉक्स में बैठते होंगे उसका वेलोसिटी क्या होता है, ऐसे ऊपर जाते होंगे, फिर इधर की तरफ ऐसे डोल, जैसे ही फोर्स लगता होगा ऐसे डोलता होगा, इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाता होगा, फिर इधर की तरफ मुड़ जाता होगा, यानी वेलोसिटी उसकी कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बारी को आप बहुत तेजी से ऊपर गए और एक बारी नीचे गए, तो आप अब ऐसा मत सोचिएगा कि वो स्पीड बढ़ा रहा है इंजन की, वहां से रोटेशन उसका बढ़ रहा है, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा। अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं, मतलब एक बार उसको स्पीड दे दी मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की, तो उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो गति है यानी वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय गति में कौन सा बल केंद्रीय त्वरण प्रदान करता है। तो जो हम लोग सर्कुलर मूव करते हैं तो इसके लिए सेंट्रीपिटल जो फोर्स वर्क करता है, इसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं, तो अगर मैं फिसलूंगा तो किधर की तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल या फिर टेंशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जो सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय, अंदर की तरफ जो त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो हमें कंपोनेंट क्या करता है, फोर्स करता है, वो हमारा कौन सा है, फ्रिक्शन या फिर टेंशन। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अफेक्ट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट को अफेक्ट करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, 2u sin थीटा अपॉन g होता है। तो इसमें ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये कौन सा है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी ऊपर की तरफ ले जाने वाला ये हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा घटक है। और इधर की तरफ जो लेके जाता है हॉरिजॉन्टल में या इसको बोलते हैं क्षैतिज में, तो ये हमारा कौन सा होगा, u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो ऊपर की तरफ जितना भी टाइम तक आप रहते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा, यानी टाइम तो किस पे डिपेंड करेगा, u sin थीटा पे। और ये हमारा वर्टिकल क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, यानी u sin थीटा। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट में, तो V हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं,
वो है द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति में त्वरण की दिशा क्या होती है? अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं, किधर की तरफ उछालेंगे बॉल को? ऊपर की तरफ। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। और नीचे की तरफ ग्रेविटी यानी अर्थ यानी पृथ्वी हमारी इंतजार कर रही थी कब इसकी वेलोसिटी 0, कब इसको हम नीचे जमीन चटाएं। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जो है हमेशा किधर की तरफ वर्क करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्रीजेस। रेंज क्या है? रेंज क्या है हमारे पास? यू स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 2g। तो रेंज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल इंक्रीजेस बियॉन्ड 45, एंगल इज लेस देन 45, तो एंगल इज 45 या एंगल इंक्रीजेस बियॉन्ड 45। जब एंगल 45 के रेंज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वैसे रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? यू कॉस थीटा। लेकिन जब ये 45 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए कौन सा हमारे पास एंगल कौन सा होना चाहिए? 45, क्योंकि स्क्वायर में चला जाएगा। तो एंगल इंक्रीजेस बियॉन्ड द 45 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर गिब्स। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। एन कैप से इसको डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा देते हैं और ये हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। जैसे यहां से ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, ये केवल किसको निर्धारित करेगा? दिशा को, ना कि मैग्नीट्यूड को। तो ये हमारे पास केवल क्या देता है? ओनली डायरेक्शन ओनली। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट से नाम ही लग रहा है, यूनिट का मतलब एक। तो इकाई वेक्टर जिसके पास केवल और केवल क्या होगा? दिशा होगी, ना कि कोई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? 1 ही है। वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो ये केवल क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे 2 वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर क्या हो गया? v। अब परपेंडिकुलर क्या होंगे? जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। ये वेक्टर v हो गया और ये वेक्टर कितना हो गया? ये हो गया a, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तभी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे से कितना एंगल बनाना? 90 डिग्री एंगल बनाना। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट b दैट इज इक्वल टू ab cos थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 होता है हमारे पास 0। तो a डॉट b जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा? ab 0, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो a डॉट b जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटीज विच आर परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितनी बात समझ में, इतनी बात समझ में पा रही है? क्या ये बात समझ आ रही है कि जब हम इस वैल्यू को रखेंगे cos 90 की वैल्यू को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 90 की जगह कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब हम किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी क्वांटिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो a डॉट b कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और हमारे पास b ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें से वेक्टर कौन सी क्वांटिटी नहीं है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बेसिक क्वांटिटीज हैं। वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक ये डॉट प्रोडक्ट है। वर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं? जो कार्य हमारा होता है वो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन F डॉट डी। तो एफ डी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2 स्केलर जो प्रोडक्ट है, 2 स्केलर क्वांटिटीज का कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ये स्केलर है, ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये क्वांटिटी भी वर्क हमारी कैसी हो गई? ये वर्क जो होगा हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और बाकी की सारी क्वांटिटीज हमारी क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ये बहुत ही इजी बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत ज्यादा फोकस
इतना डिटेल में नहीं करना है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब भाई साहब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर में 90 था तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये आप बताएंगे ए बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालने पे कितना आ जाएगी। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ए डॉट बी, मेरे साथ निकालेंगे सभी लोग, ए बी का कॉस, और कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और बेटा कॉस 0 जो होता है हमारा कितना होता है 1, तो यहां से ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा ए बी, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1, यानी ए डॉट बी हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए बी, या फिर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो अगर ऑप्शन हमें क्या दे रखा है मैक्सिमम यानी ए बी, और ये तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम वैल्यू, 0 नहीं आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा, 90 पे मिनिमम और 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्योंकि ए डॉट बी ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, अगर 0 हो जाता तो क्या वैल्यू कितनी हो जाती है मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा कितना आ जाएगा 25, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं ए क्रॉस बी लिख करके, तो इनका जो एक्सप्रेशन आएगा ए डॉट बी, और ये आता है साइन थीटा एन कैप। एन कैप किसको डिनोट करता है डायरेक्शन को। अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर में पढ़ा, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 और केवल किसको डिनोट करेगा डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो ए बी साइन थीटा, तो दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो सदिश राशियों का दो सदिश राशियों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन एज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है दिशा आ रहा है और ये तो मैग्नीट्यूड है ही, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज अ वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मोशन इन अ प्लेन में। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही शेप देते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि बहुत अच्छा कंटेंट जो है बहुत अच्छे बच्चों के पास पहुंच जाए जो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत अच्छे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच क्लास।